मुझे और मेरे रूममेट को 2 सुपर पावर्स प्राप्त हुई। एक थी जायंट एबिलिटी, जो अपने शरीर को 100 गुना बड़ा करके अनलिमिटेड स्ट्रेंथ वाला विशालकाय बना सकती थी। चाहे सामने कोई म्यूटेटेड मॉन्स्टर हो या ज़ॉम्बी, सबको एक ही वार में कुचलकर खत्म किया जा सकता था। दूसरी थी एंट मैन एबिलिटी, जो शरीर को चींटी के आकार तक 100 गुना छोटा कर देती थी, जिससे कोई भी बिलों और छोटी छोटी जगहों में फ्रीली मूव कर सकता था। दिखने में ये क्षमता जायंट एबिलिटी जितनी कूल नहीं थी, लेकिन एपोकलिप्स के समय ये आपको खतरों से आसानी से बचा सकती थी। अपने पिछले जीवन में मैंने जायंट एबिलिटी को चुना था। मैंने आने वाले सभी मुटेटेड बीस्ट को कुचलकर मार डाला, पूरे शहर की रक्षा की और देखते ही देखते एक नेशनल हीरो बन गया। लेकिन मेरा रूममेट चेन फैंग बेहद लालची निकला। उसने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लियो रुयान के साथ मिलकर मुझे जहर दे दिया और आखिरकार मेरी दर्दनाक मौत हो गई। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा पुनर्जन्म उसी दिन हुआ है जब मुझे और मेरे रूममेट को ये सुपर पावर्स मिली थी। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि मेरे रूममेट ने बिना किसी हिचकिचाहट के जायंट एबिलिटी चुन ली। उसने मेरी तरफ एक ईवल स्माइल के साथ देखा और बोला, भाई सॉरी, ये जायंट पावर अब मेरी है। उसी पल मुझे समझ आ गया कि उसका भी पुनर्जन्म हुआ है। मैंने बस उसकी तरफ देखा और मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगता था कि जायंट एबिलिटी सबसे पावरफुल है, लेकिन उसे इसकी असली कीमत अभी पता नहीं थी। पिछले जीवन में यही क्षमता मेरे लिए किसी कर्स से कम नहीं थी। जायंट फॉर्म में बदलने के बाद शरीर एक आम इंसान की तुलना में 100 गुना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था। जब अपोकलिप्स शुरू हुआ और खाने की भारी कमी हो गई, तब मैं अपनी भूख तक नहीं मिटा पाया। मैंने घास की जड़ें खाई, पेड़ों की छाल तक खा ली, लेकिन फिर भी भूख खत्म नहीं हुई। ऊपर से ड्रैगन किंगडम के बड़े अधिकारी लगातार मुझ पर दबाव डालते रहे कि मैं हर जगह जाकर लोगों और म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स से लड़ूं। आखिर में इसी हालत का फायदा उठाकर मेरे रूममेट और लियो रुयान ने मुझे मार डाला। इस बार कहानी अलग थी। मेरे रूममेट ने जायंट एबिलिटी चुनी और उसे लगा कि वो भी मेरी तरह लेजेंडरी हीरो बन जाएगा, लेकिन मुझे पता था कि कुछ ही दिनों में उसे इसकी सबसे बड़ी कमजोरी समझ आ जाएगी। मैंने बिना एक पल गंवाए एंटमैन एबिलिटी चुन ली। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, तो फिर तुम जायंट बनो, गुड लक। अपनी सुपर पावर चुनने के तुरंत बाद मैं सीधे सुपरमार्केट पहुंचा और जरूरत का हर सामान खरीदना शुरू कर दिया। मैं लोंगो यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी का पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था और छोटे जानवरों, खासकर चींटियों पर मेरी गहरी रिसर्च थी। मेरी पूरी ग्रेजुएशन थीसिस भी चींटियों पर आधारित थी, इसलिए मैं इस एबिलिटी की असली ताकत अच्छी तरह जानता था। लोगों को लगता है कि एंटमैन एबिलिटी बस शरीर छोटा कर देती है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं अलग है। अपोकलिप्स में इसकी सर्वाइवल रेट सबसे ज्यादा होती है। शरीर चींटी जितना छोटा हो जाता है और एनर्जी कंजम्पशन भी बेहद कम हो जाती है। मेरे लिए सिर्फ एक कुकी पूरे 1 महीने का खाना बन सकती थी। जब दुनिया में खाने की कमी हो, तब इससे बेहतर एबिलिटी कोई नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात यह थी कि एंटमैन एबिलिटी सिर्फ शरीर छोटा नहीं करती, बल्कि चींटियों जैसी ताकत भी देती है। एक चींटी अपने वजन से लगभग 400 टाइम्स भारी चीज उठा सकती है और 1700 टाइम्स ग्रेविटी तक सह सकती है। यही क्षमता मुझे भी मिलने वाली थी। अगर मैं लगातार मुटेटेड बीस्ट का शिकार करता और उनके गोल्डन कोर निगलता रहता, तो मेरी शक्ति लगातार इवॉल्व होती रहती, और जब मैं अपने सामान्य आकार में वापस आता, तब भी चींटियों वाली ताकत मेरे शरीर में बनी रहती। कम एनर्जी कंजम्पशन और जबरदस्त स्ट्रेंथ, यही तो एंड ऑफ द वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। अपने रिसर्च के आखिरी साल में मैंने हवाई हमलों से बचने वाले अंडरग्राउंड शेल्टर के अंदर चींटियों का एक विशाल घोंसला बनाया था। ये सिर्फ बहुत बड़ा ही नहीं था, बल्कि इसकी डिफेंस भी बेहद मजबूत थी। कोई सफल जायंट भी इस घोंसले को आसानी से नहीं तोड़ सकता था। ये मेरे लिए एक परफेक्ट एपोकलिप्स सैंक्चुरी था। मैंने अपनी पूरी सेविंग्स खर्च कर दी, सुपरमार्केट से ढेर सारा सामान खरीदा और सीधे उस अंडरग्राउंड शेल्टर में पहुंच गया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मैंने तुरंत अपनी एंटमैन एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल मेरे आसपास की हर चीज अनगिनत गुना बड़ी दिखाई देने लगी। जो कॉफी टेबल पहले मेरे घुटनों तक आती थी, अब मेरे सामने किसी ऊंची बिल्डिंग जैसी लग रही थी। अब मेरा आकार तरबूज के बीज से भी छोटा हो चुका था। जमीन पर पड़ी एक साधारण पेंसिल, जो पहले मेरे लिए बिल्कुल हल्की थी, अब मेरे सामने किसी विशाल स्टील रॉड जैसी दिखाई दे रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मैंने उसे सिर्फ एक हाथ से आराम से उठा लिया। मैंने हल्का सा जोर लगाया और वो पेंसिल दूर जाकर इतनी तेजी से गिरी कि जोरदार बूम की आवाज गूंज उठी। जब मैंने देखा तो वो पेंसिल फर्श के अंदर गहराई तक धंस चुकी थी। यही एंटमैन एबिलिटी की असली ताकत थी, इसलिए इसे कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। कई बार एक छोटी सी चींटी भी हाथी को हरा सकती है। इतनी भारी चीजें उठाने के बाद भी मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर की एनर्जी लगभग बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई। मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। पिछले जीवन की तरह इस बार मुझे भूख और जायंट एबिलिटी की एनर्जी कंजम्पशन का दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे हवाई हमले वाले शेल्टर के एक छिपे हुए प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगा। मैं धीरे धीरे उस छिपे हुए एंट्रेंस की तरफ बढ़ा। वहीं पर चींटियों का वो विशाल नेस्ट था,
जिसे मैंने अपनी रिसर्च के दौरान बनाया था। ये सीक्रेट डोर अपने सामान्य आकार में पूरी तरह अदृश्य रहता था, लेकिन अब मेरे छोटे आकार की वजह से वो साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा और उसे खोलने ही वाला था, अचानक जमीन हल्की सी कांप उठी। अगले ही पल उस सीक्रेट पैसेज के अंदर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। कई आर्मर्ड सोल्जर एंट्स अपने अगले पैरों में तेज हथियार लिए बाहर निकल आईं। वे बिल्कुल छोटे बैटल टैंक्स जैसी दिख रही थीं। उन्हें किसी अजनबी की मौजूदगी का एहसास हो चुका था। उनकी खतरनाक आंखें सीधे मेरी तरफ टिकी थीं, मानो कह रही हों, ये हमारी कॉलोनी का नहीं है, इसे खत्म कर दो। ये लगभग हर जीवित प्राणी की नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि वो बाहरी लोगों पर शक करे। हालांकि मेरे पास एंटमैन एबिलिटी थी, लेकिन मेरा असली ह्यूमन आइडेंटिटी तो वही था। इसलिए उन चींटियों ने तुरंत पहचान लिया कि मैं उनकी जाति का नहीं हूँ। वे कुछ पल के लिए उलझ गईं कि एक इंसान इतना छोटा कैसे हो सकता है, लेकिन उनके लिए मैं फिर भी एक आउटसाइडर ही था। हथियार उठाए वे सभी सोल्जर एंट्स मेरी तरफ दौड़ पड़ी और कुछ ही सेकंड में उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। स्थिति को समझते ही मैंने तुरंत एंटमैन एबिलिटी का लैंग्वेज फंक्शन एक्टिवेट कर दिया। अगले ही पल मेरे शरीर से एक बेहद हल्का, लगभग अदृश्य फेरोमोन निकलने लगा। उसमें न खून की गंध थी, न हिंसा की। वो सीधे हवा में घुलकर उन चींटियों की स्मेल रिसेप्टर्स और नर्वस सिस्टम तक पहुंच गया। ये कोई साधारण फेरोमोन नहीं था, बल्कि भविष्य में विकसित हुआ सबसे शक्तिशाली सुप्रीम क्वीन फेरोमोन था, जो हर दूसरी चींटी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकता था। जैसे ही उस फेरोमोन ने असर दिखाया, मेरे सामने खड़ी सभी भयानक आर्मर्ड एंट्स की आंखों से हिंसा गायब हो गई। अगले ही पल वे एक एक करके मेरे सामने घुटनों के बल झुक गईं। मैंने उन्हें ठंडी नजरों से देखा और सख्त आवाज में कहा, अंधे हो क्या? रास्ते से हट जाओ। वे खुद भी समझ नहीं पा रही थीं कि अचानक उनके अंदर इतना गहरा डर क्यों पैदा हो गया, लेकिन उनके शरीर अब पूरी तरह मेरी अथॉरिटी के अधीन थे। बिना किसी विरोध के सभी सोल्जर एंट्स दोनों तरफ लाइन बनाकर खड़ी हो गईं, सिर झुकाकर मेरा स्वागत करने लगीं। कोई भी मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सुप्रीम किंग का स्वागत किया जा रहा हो। मैं आराम से उस सीक्रेट टनल के अंदर चला गया। रास्ते भर कई अजीब और विशाल चींटियां मुझे घूरती रहीं, लेकिन जैसे ही मैंने क्वीन प्रेशर छोड़ा, वे भी तुरंत मुझे अपना मालिक मानने लगी। कुछ देर बाद मैं पूरे चींटी घोंसले के सेंट्रल चैम्बर में पहुंच गया। अंदर पहुंचते ही अंधेरा घोंसला अचानक रोशनी से भर गया। मेरे सामने काली चींटियों का ऐसा विशाल समुद्र था जिसकी संख्या देखकर कोई भी इंसान दंग रह जाए। अगर किसी को ट्राइपोफोबिया हो तो वो यह दृश्य देखकर वहीं बेहोश हो जाए। मैंने ध्यान से देखा कि हर चींटी का अपना अलग जॉब था। कोई खाना उठा रही थी, कोई सुरंग बना रही थी, कोई अंडों की रक्षा कर रही थी। पूरे कॉलोनी का मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट था। तभी मेरी नज़र बीच में बने एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर गई। वहाँ चींटियों की क्वीन बैठी थी। वो लगातार खाना खा रही थी, जिसे हजारों वर्कर एंट्स मेहनत करके उसके पास ला रही थीं। खाते खाते वो लगातार अंडे भी दे रही थी। शायद उसे महसूस हो गया था कि कोई बाहरी व्यक्ति उसे देख रहा है। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और गुस्से से मेरी तरफ देखा। उसके आदेश मिलते ही सारी वर्कर एंट्स अपना काम छोड़कर मेरी तरफ देखने लगीं। अगले ही पल हजारों चींटियां एक साथ जुड़ने लगीं और उन्होंने मिलकर एक विशाल एंट मॉन्स्टर बना लिया। बस एक आदेश का इंतजार था, लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मैंने सीधे उस क्वीन की तरफ देखा जो सिंहासन पर बैठी थी। बिना एक पल गंवाए मैं तेजी से उसके सामने पहुंचा और जोरदार थप्पड़ मार दिया। आखिर कहते हैं ना, फर्स्ट कैच द किंग। क्वीन कभी किसी से अपमानित नहीं हुई थी। वो गुस्से से पागल हो गई और तुरंत विशाल एंट मॉन्स्टर को मुझे मारने का आदेश दे दिया। जब उस दैत्याकार चींटी के विशाल जबड़े मुझसे सिर्फ 0.01 मिलीमीटर दूर थे, तब मैंने बिना घबराए अपनी क्वीन डोमिनेंस एबिलिटी पूरी ताकत से सक्रिय कर दी। अचानक पूरे एंट मॉन्स्टर का शरीर टूटने लगा। कुछ ही सेकंड में वो फिर से हजारों साधारण चींटियों में बदल गया। उन सभी पर इतना भयानक मानसिक दबाव पड़ा कि वे एक एक करके जमीन पर घुटनों के बल झुक गईं। क्वीन भी कांपती हुई बोली, मास्टर, मुझसे गलती हो गई। अगर आप मुझे माफ कर दें तो यहाँ मौजूद हर चींटी आपके हर कमांड का पालन करेगी। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी सबमिट कर देगी, लेकिन यही तो मेरा असली ऑब्जेक्टिव था। मैं जानबूझकर इस चींटी घोंसले में आया था ताकि पूरी एंट कॉलोनी को अपने अधीन कर सकूं, क्योंकि आने वाले अपोकलिप्स में अकेला इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी सीमाएं होती हैं। लेकिन अगर मेरे साथ लाखों वफादार चींटियों की आर्मी होगी तो इस दुनिया में मेरे सामने टिक पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। इस दुनिया में अकेले कोई ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। असली ताकत हमेशा एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ होती है। इस जीवन में मुझे एंटमैन एबिलिटी मिली थी, इसलिए मेरे लिए सबसे सही फैसला था एक पूरी एंट कॉलोनी को अपना साथी बनाना। जब अपोकलिप्स आएगा और दुनिया के सभी जीव मुटाते होने लगेंगे,
तब क्वीन अपनी असाधारण रिप्रोडक्शन एबिलिटी की मदद से मेरे लिए लगातार शक्तिशाली सैनिक पैदा करती रहेगी। मेरे पास कभी भी आर्मी की कमी नहीं होगी। मैंने जमीन पर झुकी हुई क्वीन की तरफ देखा और धीरे से अपना हाथ उठाया। उसी पल मैंने अपने शरीर से निकल रहे दमनकारी प्रेशर को वापस ले लिया और एंटमैन एबिलिटी का हीलिंग स्किल एक्टिवेट कर दिया। ये पूरा सिस्टम इंटरफेस सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था। बाकी चींटियां सिर्फ इतना देख पा रही थीं कि मैंने हवा में हाथ घुमाया और अनगिनत हरे रंग की लाइट पार्टिकल्स चारों तरफ फैल गए। कुछ ही सेकंड में उन सभी चींटियों के शरीर पर बने घाव नंगी आंखों से दिखाई देने वाली रफ्तार से भरने लगे। सबसे ज्यादा हैरान क्वीन हुई। वैसे तो वो पूरी कॉलोनी की सबसे महत्वपूर्ण चींटी थी, लेकिन उसकी बॉडी बेहद नाजुक थी। जरा सी चोट लगने पर उसे कई दिनों तक आराम करना पड़ता था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में एक गर्म एनर्जी बह रही है। उसकी पुरानी से पुरानी चोट भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। अगले ही पल उसकी आंखों में मेरे लिए गहरा सम्मान दिखाई देने लगा। वो खुद ही मेरे सामने झुक गई। मैं 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मेरे प्रति पूरी तरह लॉयल हो जाएगी। लेकिन तभी वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी, जैसे खुद को मुझ पर फेंकना चाहती हो। मैंने हल्का सा खांस कर गंभीर आवाज में कहा, बस यहीं रुक जाओ। मेरी आवाज सुनते ही क्वीन तुरंत रुक गई। शायद उसे लगा कि मैं फिर से वही भयानक प्रेशर छोड़ने वाला हूँ। उसने तुरंत सिर झुका लिया और माफी मांगने लगी। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया, अपनी छाती पर 2 बार हाथ मारा और राहत की सांस ली। दैट वॉज क्लोज। फिर मैंने अपनी उंगली सामने बने सीक्रेट एंट्रेंस की तरफ उठाई और आदेश दिया, अंधेरा होने से पहले बाहर रखा हुआ सारा खाना अंदर ले आओ। इतना सुनते ही पूरी एंट कॉलोनी की आंखें चमक उठी। उनके लिए खाना सबसे कीमती चीज था। अगर वे देर कर देते तो इंसान उसे कचरे में फेंक देते या दूसरे जानवर उठा ले जाते। इसलिए बिना 1 सेकंड गंवाए लाखों चींटियां बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। मैं भी उनके साथ स्टोरेज वेयरहाउस तक गया। अपने सामान्य आकार में वापस आने के बाद मैं उन्हें एक एक करके इंस्ट्रक्शंस देता रहा। देखते ही देखते अनगिनत चींटियां पूरे गोदाम से सामान उठाकर सुरंगों के अंदर ले जाने लगीं। कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा जैसे खाने के हर डिब्बे और हर पैकेट के अपने अपने पैर उगाए हों। पूरा वेयरहाउस धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। ये नज़ारा जितना हैरान करने वाला था, उतना ही मजेदार भी था। अच्छी बात यह थी कि वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। अगर कोई ये दृश्य देख लेता तो शायद डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता। कुछ ही घंटों में पूरा फूड स्टोरेज मेरे अंडरग्राउंड शेल्टर के अंदर सुरक्षित पहुंच चुका था। अब पहली बार मुझे सच्ची राहत महसूस हुई। उसी समय अचानक मेरा मोबाइल फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन देखी तो कॉल करने वाली थी लियू रुयान। उसे देखते ही मेरे चेहरे का रंग बदल गया। यही वो लड़की थी जिसने पिछले जीवन में मेरे अच्छे रूममेट चेन फैंग के साथ मिलकर मेरे खाने में जहर मिलाया था। लेकिन इस समय उसका मुझे फोन करना अजीब था। इस वक्त तो उसे चेन फैंग के साथ छिपकर मिलना चाहिए था। मैंने तुरंत सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले कुछ दिनों में मेरे अजीब व्यवहार की वजह से चेन फैंग को मुझ पर शक हो गया हो और अब उसने लियू रुयान को मेरी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा हो। वैसे भी मैंने जानबूझकर अपना लोकेशन नहीं छिपाया था। कुछ पल सोचने के बाद मैंने कॉल उठा ली, लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई मुझे दूसरी तरफ से चेन फैंग और लियू रुयान की बातचीत सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कॉल गलती से चालू रह गई हो। और फिर मैंने एक ऐसा सीक्रेट सुन लिया जिसके बारे में मुझे पिछले जीवन में कभी पता ही नहीं चला था। फोन पर चेन फैंग की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तभी किसी ने कहा, क्या तुम्हें याद है जिसने उसे बर्फीले तूफान में बचाया था? वो लियू रुयान नहीं थी, बल्कि उसकी छोटी बहन लियू शियाओयुन थी। ये सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं बिना कुछ बोले फोन पर उनकी पूरी बातचीत सुनता रहा। फिर लियू रुयान ने घृणा भरी आवाज में कुछ ऐसा कहा कि मेरे हाथ से फोन सीधा जमीन पर गिर गया। मैं उस सच्चाई पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। पिछले जीवन में जब मैं बर्फीले तूफान में बेहोश होकर गिर पड़ा था, तब मुझे बस इतना याद था कि कोई कमजोर सी लड़की अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे अस्पताल ले गई थी। जब मुझे होश आया तो सबसे पहले मैंने लियू रुयान को देखा। इसलिए मैंने हमेशा यही समझा कि उसी ने मेरी जान बचाई थी। उसी एहसान का बदला चुकाने के लिए मैंने पूरी जिंदगी उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। यहाँ तक कि अपोकलिप्स के दौरान भी मैंने अपना सारा खाना उसे दे दिया, खुद भूखा रहा, जंगली जानवरों का मांस खाया और आखिर में उसी पर भरोसा करके उसका दिया हुआ जहरीला खाना भी खा लिया। लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरी असली सेवियर तो लियू शियाओयुन थी। मैंने अपने पिछले जीवन की सारी यादें तेजी से खंगालनी शुरू कर दी। मुझे बस इतना याद आया कि जब मैं भूख से मरने की कगार पर था, तब लियू शियाओयुन ने चुपचाप मुझे एक छोटी सी कुकी दी थी। वो छोटी सी कुकी मेरी भयानक भूख तो नहीं मिटा सकी, लेकिन उस समय उसने मुझे जीने की एक नई उम्मीद जरूर दे दी थी। तब से यह बात हमेशा मेरे दिल में बसी रही। मैंने कई बार लियू शियाओयुन को ढूंढने की कोशिश की ताकि उसे थैंक यू कह सकूं, लेकिन मुझे सिर्फ यही खबर मिली कि वो अपने छोटे से कैबिन में अकेली भूख से मर गई थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि जो कुकी उसने मुझे दी थी वही उसका आखिरी बचा हुआ खाना था। ये सोचते ही मेरे अंदर गहरी हेट्रेड और गुस्सा भर गया। मैंने अपने हाथ में पकड़े फोन को कसकर दबा लिया और मन ही मन कसम खाई, लियू रुयान,
चेन फैंग, पिछले जन्म में तुम्हारे मीठे झूठ और धोखे ने मेरी मौत लिखी थी, लेकिन इस बार मैं पुनर्जन्म लेकर लौटा हूँ। इस जीवन में मैं तुम्हें और तुम्हारे हर गुनाह का पूरा हिसाब दूंगा। और लियू शियाओयुन, इस बार मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा, लेकिन बदला लेने से पहले एक और जरूरी मिशन था। मुझे दुनिया का अंत आने से पहले हर हाल में लियू शियाओयुन को ढूंढना था। साथ ही अगले 3 दिनों के अंदर खाने और एनर्जी सप्लाई की समस्या भी पूरी तरह हल करनी थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि अपोकलिप्स शुरू होते ही पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ठप हो जाएगी। पानी, बिजली और हीटिंग जैसी साधारण चीजें भी लोगों के लिए किसी खजाने से कम नहीं रहेंगी। इसलिए सर्दियों में जिंदा रहने के लिए चरकोल और साफ पानी सबसे ज्यादा जरूरी थे। कुछ देर बाद मैं लियू शियाओयुन की कम्युनिटी के नीचे पहुंच गया। पिछले जीवन में लियू रुयान कई बार अपनी बहन के घर आई थी, इसलिए मुझे उसका एड्रेस अच्छी तरह याद था। मैं बेसब्री से लियू शियाओयुन से मिलना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं कम्युनिटी गेट के पास पहुंचा, मेरे सामने अचानक लियू रुयान आकर खड़ी हो गई। उसने रास्ता रोकते हुए घमंडी अंदाज में कहा, किंचे, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। क्या तुम्हारे लिए मुझे भूलना इतना मुश्किल है? मैंने उसकी तरफ देखा और मन ही मन हंस पड़ा। सच में उसकी कॉन्फिडेंस की कोई सीमा नहीं थी। उसे सच में लगता था कि पूरी दुनिया उसी के आसपास घूमती है। मैंने बिना कोई जवाब दिए बस उसे इग्नोर किया और उसके पास से निकलने लगा। ये देखकर लियू रुयान गुस्से से कांप उठी। पहले मैं उसके लिए एक ओबीडियंट बॉयफ्रेंड था जो उसकी हर बात मानता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसे इस तरह नजरअंदाज कर दूंगा। वो जल्दी से आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने हल्का सा कदम पीछे खींच लिया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ी। मैंने नीचे देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इतनी जल्दी क्या थी? उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। वो तुरंत उठी और ऊंची आवाज में बोली, तुम में बिल्कुल भी जेंटलमैन मैनर्स नहीं है। एक लड़की गिर गई और तुमने उसे उठाने की कोशिश तक नहीं की। अच्छा हुआ मैंने बहुत पहले ही तुमसे ब्रेकअप कर लिया था। वो हमेशा की तरह खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। मैंने ठंडी आवाज में कहा, सच में? तुमने मुझसे रिश्ता इसलिए नहीं तोड़ा था कि तुम मेरे रूममेट चेन फैंग के साथ मिलकर उसकी नई सुपर पावर का फायदा उठा सको? मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का नकली मासूमियत वाला एक्सप्रेशन गायब हो गया। अब उसके चेहरे पर सिर्फ स्वार्थ और लालच दिखाई दे रहा था। वो हंसते हुए बोली, जब तुम्हें सब पता ही चल गया है तो छिपाने का कोई मतलब नहीं। दुनिया जल्द ही अपोकलिप्स में बदलने वाली है। ऐसे समय में मैं उसी इंसान को चुनूंगी जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी। उसने मुझे सिर से पैर तक देखा और तिरस्कार से कहा, और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम तो सिर्फ एक लूजर हो। तुम मेरी रक्षा क्या करोगे? मुझे तो लगता है कि आखिरी दिनों में तुम सबसे पहले भूख से मरोगे। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगी, लेकिन मैंने पीछे से आवाज लगाई, रुको। वो मुस्कुराते हुए पलटी। उसे लगा शायद मैं उससे माफी मांगने वाला हूँ। उसने घमंड से कहा, क्या हुआ? डर लग गया? अब अगर मेरे सामने घुटनों पर भी गिर जाओ तब भी बहुत देर हो चुकी है। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा, नहीं, मैं तो बस तुम्हें बताना चाहता था कि तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी वाली नकली नाक थोड़ी टेढ़ी हो गई है। उसके चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। उसने घबराकर तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और फ्रंट कैमरा खोलकर अपनी नाक देखने लगी। चीखते हुए वो सीधे अस्पताल की तरफ भागी। जाते जाते भी वो पीछे मुड़कर चिल्लाई, किंचे, ज्यादा खुश मत हो। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम अपोकलिप्स में भूख से घास खाओगे। मैं बस उसे भागते हुए देखता रहा। मेरी आंखें धीरे धीरे ठंडी होती गईं। उसे क्या पता, पिछले जन्म में मैं सिर्फ घास ही नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा घिनौनी चीजें खाने पर मजबूर हो चुका था। और इस बार मैं बड़ी उत्सुकता से देखना चाहता था कि जिस चेन फैंग को उसने चुना है वही आदमी कुछ समय बाद उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद करेगा। ये सोचकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने पिछले जीवन की यादों के सहारे आखिरकार लियू शियाओयुन का घर ढूंढ लिया। मैंने कई बार डोरबेल बजाई और दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार मुझे मजबूर होकर पुराने जंग लगे आयरन डोर को एक जोरदार लात मारकर खोलना पड़ा। जैसे ही मैं बेडरूम में पहुंचा, मेरे कदम वहीं रुक गए। लियू शियाओयुन जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके पूरे कपड़े भीगे हुए थे और उसके बगल में एक खाली बकेट पड़ी थी। उसे देखते ही मेरे दिल में एक बुरा एहसास उठा। शायद अभी कुछ देर पहले कम्युनिटी के बाहर लियू रुयान की मौजूदगी का कारण इसी घटना से जुड़ा हुआ था। मुझे सब कुछ जोड़कर देखते ही तुरंत समझ आ गया कि यह सब लियू रुयान की ही मास्टर प्लान थी, सिर्फ इसलिए कि लियू शियाओयुन उसकी स्वार्थी और निर्दयी हरकतों का विरोध करती थी। उसने अपनी ही बहन के साथ इतना क्रूर व्यवहार किया। सीरियसली, कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मैंने बिना देर किए अपना कोट उतारकर लियू शियाओयुन के शरीर पर डाल दिया, फिर सावधानी से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसका वजन मुश्किल से 90 पाउंड्स के आसपास था। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसे उठाते समय मेरा दिल भारी हो गया। अचानक हवा में उठने का एहसास होते ही लियू शियाओयुन घबरा गई। वो चीखने ही वाली थी कि तभी उसे एक जानी पहचानी मिंट फ्रेग्रेंस महसूस हुई। उसी खुशबू के साथ मेरी आवाज भी उसके कानों तक पहुंची। हालांकि वो देख नहीं सकती थी, लेकिन उसने मुझे तुरंत पहचान लिया।
उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे कपड़ों को कसकर पकड़ने लगीं। उसे देखकर मेरे दिल में हल्का सा दर्द उठा। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर कमरे के उस बेड की तरफ नजर डाली जो पूरी तरह भीग चुका था। वहां रहना अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। अगर मैं उसे तुरंत यहां से नहीं ले जाता तो आने वाले अपोकलिप्स में सर्दी और तेज बुखार उसकी जान भी ले सकते थे। मैं पिछले जन्म का उसका दर्दनाक अंत कभी नहीं भूल सकता था। शायद इसी वजह से मैंने अनजाने में उसकी कमर को थोड़ा ज्यादा कसकर पकड़ लिया। उसकी हल्की सी दर्द भरी आवाज सुनते ही मैंने तुरंत अपनी पकड़ ढीली कर दी। लियू शियाओयुन शर्माते हुए धीरे से बोली, मुझे नीचे उतार दीजिए। लेकिन मैंने सिर हिलाया। नहीं, अब तुम मेरे साथ चलोगी। इतना कहकर मैं उसे अपनी बाहों में उठाए उस छोटे से 12 स्क्वायर मीटर वाले कमरे से बाहर निकल आया। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि मैं बार बार एंड ऑफ द वर्ल्ड की बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मेरी परिचित खुशबू और मेरी आवाज सुनकर उसके दिल में बिना वजह एक अजीब सी सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा हो गई। उसने धीरे धीरे अपने हाथ मेरी छाती के पास कसकर पकड़ लिए। उसके चेहरे पर हल्की सी लालिमा भी आ गई। मैं उसे लेकर सीधे अपने हाई सिक्योरिटी अंडरग्राउंड शेल्टर में वापस लौट आया। उसे आराम से बिस्तर पर सुलाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उसके पास पहनने लायक ढंग के कपड़े भी नहीं बचे थे। उसके लगभग सारे अच्छे कपड़े लियू रुयान पहले ही छीन चुकी थी। इसलिए मैं तुरंत पास के शॉपिंग मॉल की तरफ निकल गया ताकि उसके लिए कुछ नए कपड़े खरीद सकूं। लेकिन जैसे ही मैं मॉल एंट्रेंस पर पहुंचा, मेरे सामने फिर वही दो कचरे के टुकड़े खड़े थे, चेन फैंग और लियू रुयान। इस बार लियू रुयान बड़े प्यार से चेन फैंग की बाहों में हाथ डाले हुए थी। मैंने उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े महिलाओं के गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी। उसने तुरंत ये मान लिया कि मैं उसके लिए माफी का गिफ्ट खरीद कर लाया हूँ। वो घमंड से मुस्कुराई और बोली, देखा, आखिरकार तुम्हें अपनी गलती समझ आ ही गई। मैं बस हल्का सा हैंस पड़ा। उसे सच में लगता था कि दुनिया का हर आदमी उसी के पीछे पागल है। मैंने व्यंग्य से कहा, तुम सच में अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। असल में मेरे हाथ में जो गिफ्ट बॉक्स था वो लियू शियाओयुन के लिए खरीदे गए नए कपड़े थे। लेकिन लियू रुयान अपनी ही कल्पनाओं में इतनी खोई हुई थी कि उसने बिना सोचे समझे खुद को ही उस गिफ्ट का मालिक मान लिया। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मन ही मन हंसी आ गई। इतनी स्वार्थी लड़की और उसके साथ चेन फैंग जैसा लालची इंसान। दोनों खुद को भविष्य का हीरो समझ रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद जायंट एबिलिटी की भयानक एनर्जी कंजम्पशन उन्हें भूख से तड़पा तड़पा कर मारने वाली थी। मैं तो अभी से उनके दुखद भविष्य की कल्पना करके मुस्कुरा रहा था। चेन फैंग अचानक मेरे सामने आकर रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। बिना एक पल रुके मैंने उसे सीधी लात मारी। वह कई कदम पीछे जाकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने शांत आवाज में कहा, अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, फिर तुम बार बार क्यों सामने आ जाते हो। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। घर पर लियू शियाओयुन मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे पास इन दोनों आइडियट्स पर अपना समय बर्बाद करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। पीछे जमीन पर पड़ा चेन फैंग दर्द से करा रहा था। लियू रुयान घबराकर उसकी मदद करने दौड़ी, लेकिन चेन फैंग की नजरें लगातार मेरी पीठ पर टिकी हुई थीं। उसने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, किंचे जल्दी ही अपोकलिप्स आने वाला है। सिर्फ अपनी बेकार एंटमैन एबिलिटी के भरोसे तुम ज्यादा दिन नहीं बचोगे। एक दिन मैं तुम्हें अपने सामने घुटनों पर झुकाकर मुझसे दया की भीख मंगवाऊंगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली विनर कौन बनने वाला है। उधर मेरे अंडरग्राउंड शेल्टर के रहने वाले कमरे में लियू शियाओयुन धीरे धीरे होश में आने लगी। मैं पूरे समय उसके बिस्तर के पास बैठा उसका हाथ पकड़े रहा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। हालांकि वो मुझे देख नहीं सकती थी, लेकिन मेरी सांसों और आवाज से पहचान गई कि मैं वही हूँ। मैंने तुरंत अपना हाथ उसके माथे पर रखा। उसका टेम्परेचर अब बिल्कुल सामान्य था। मैंने राहत की लंबी सांस ली। थैंक गॉड, तेज बुखार आखिरकार उतर चुका था। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, जियाओयुन, अब कैसा महसूस हो रहा है? कहीं अभी भी कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है? आज सुबह जब मैं मॉल से वापस लौटा तब मैंने देखा कि लियू शियाओयुन का बुखार अभी भी पूरी तरह नहीं उतरा था। लेकिन किस्मत से यही जगह मेरी रिसर्च लैब भी थी। यहाँ मैंने अपने प्रयोगों के लिए काफी सारी इमरजेंसी मेडिसिन पहले से जमा करके रखी थी। आज पहली बार वे सच में काम आने वाली थी। मैंने जल्दी से एक ग्लास वाटर लिया, दवा मिलाई और उसे लियू शियाओयुन के पास ले गया। वो बिस्तर पर कमजोर हालत में बैठी थी। उसने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन गिलास ठीक से पकड़ नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे से उसने कहा, भाई किंचे, थैंक यू। अगर आप नहीं आते तो शायद मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाती। वो तुरंत बिस्तर से उतरकर मुझे धन्यवाद देने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। नहीं, ऐसा मत करो। जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैंने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, मुझे सब पता चल गया है। 3 साल पहले बर्फीले तूफान में जिसने मेरी जान बचाई थी वो तुम थी। अब से मैं तुम्हारी आंखें बनकर रहूंगा। मेरी बात सुनते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसी घबराहट में उसका हाथ मेज पर रखे वाटर ग्लास से टकरा गया। ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। वो तुरंत घबरा गई। सॉरी, मेरा ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं था। मैं देख नहीं सकती।
उसे लगा कि उसकी अंधता मेरे लिए परेशानी बन रही है। वो वहीं चुपचाप बैठ गई और हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पाई। मेरा दिल भर आया। मैंने धीरे से उसके चेहरे को छुआ और उसकी बंद आंखों पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हारी आंखों की रोशनी इसलिए चली गई क्योंकि तुमने उस दिन बर्फ में मेरी जान बचाई थी, लेकिन चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ एक दिन तुम्हारी आंखें फिर से इस दुनिया की रोशनी देखेंगी। ये कोई खाली प्रॉमिस नहीं था। मुझे अच्छी तरह पता था कि अपोकलिप्स के बाद अनगिनत मुटेटेड मॉन्स्टर्स के शरीर में एनर्जी क्रिस्टल्स बनने वाले हैं। अगर मैं पर्याप्त एनर्जी कोर्स इकट्ठे कर लूं तो लियू शियाओयुन की आंखों का इलाज करना बिल्कुल संभव था। तभी पियोम! बाहर अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला। समय था शाम के ठीक 4 बजे। मैंने गहरी सांस ली। आखिरकार अपोकलिप्स शुरू हो गया। अगले ही पल आसमान से अनगिनत विशाल फायरबॉल्स गिरने लगे। पूरा शहर धमाकों से कांप उठा। उनके बाद पूरी दुनिया पर रहस्यमयी ग्रीन रेन बरसने लगी। मुझे पता था ये वही बारिश थी जो हर जीवित प्राणी को मुटाते करने वाली थी। आज के बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। मैंने तुरंत अंडरग्राउंड शेल्टर की पूरी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दी। सारे सिक्योरिटी गेट्स बंद हो गए। अब कोई भी मुटेटेड क्रीचर आसानी से अंदर नहीं आ सकता था। मैंने मुड़कर लियू शियाओयुन की तरफ देखा। तुम यहीं रहना, अब बाहर जाना बहुत खतरनाक है। वो बिना कुछ पूछे धीरे से सिर हिलाकर मान गई। इस समय मुटेशन अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई थी। यही सबसे सही मौका था अपनी अगली प्लान शुरू करने का। मैं फिर से अंडरग्राउंड शेल्टर से बाहर निकला। इस बार मैंने एंटमैन एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपने शरीर को लगभग 1 सेंटीमीटर तक छोटा कर लिया। एक पल में पूरी दुनिया मेरे सामने विशाल दिखाई देने लगी। फिर मैंने अपनी पूरी एंट आर्मी को बुलाया। मेरा पहला लक्ष्य था लोंगुओ का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर। इस समय आसमान से लगातार फायरबॉल्स गिर रहे थे। हर इंसान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। किसी के पास सामान लूटने या खरीदने का समय नहीं था। यही मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज था। मैंने तुरंत आदेश दिया, एक भी सामान पीछे नहीं छूटना चाहिए। अगले ही पल लाखों चींटियां काली लहर की तरह शॉपिंग मॉल में फैल गईं। वे एक एक करके हर शेल्फ से सामान उठाने लगीं। कुछ ही मिनटों में पूरा डिपार्टमेंट स्टोर लगभग खाली हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हर डिब्बे और हर पैकेट के अपने अपने पैर निकल आए हों। मैं संतुष्टि से मुस्कुराया। इतनी सारी सप्लाईज अब पूरी तरह मेरी थीं। कुछ देर बाद हम सभी सुरक्षित वापस अंडरग्राउंड शेल्टर लौट आए। मैंने फिर से अपना सामान्य ह्यूमन फॉर्म धारण कर लिया। मैं बाहर की स्थिति देखने जाना चाहता था, लेकिन तभी बाहर ग्रीन रेन और भी तेज हो गई। मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा। फिर भी दूर शहर के बीचों बीच मुझे एक विशालकाय इंसान दिखाई दे रहा था। वो और कोई नहीं, मेरा प्यारा रूममेट चेन फैंग था। उसने जायंट एबिलिटी मिलते ही पूरे शहर के सामने अपना पावर शो शुरू कर दिया था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। एंजॉय कर लो, ये शो ज्यादा देर नहीं चलेगा। जब तुम्हारे शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी तब असली नरक शुरू होगा। मैं उस दिन तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन देखने का इंतजार कर रहा हूँ। पूरी रात वो रहस्यमयी ग्रीन रेन बरसती रही। बारिश के साथ साथ पूरी दुनिया के जीव तेजी से इवॉल्व होने लगे। हर जानवर पहले से कहीं बड़ा, ताकतवर और खतरनाक बन चुका था। अगली सुबह बारिश आखिरकार रुक गई। उसी समय एक और अच्छी खबर मिली। लियू शियाओयुन ने भी अपना स्पेशल एबिलिटी जगा लिया था। वह थी स्पेस स्टोरेज एबिलिटी। फिलहाल उसका स्टोरेज स्पेस छोटा था, लेकिन हमारी वर्तमान स्थिति के लिए वही सबसे उपयोगी क्षमता थी, क्योंकि अब हमारे पास इतनी सारी सप्लाईज थीं कि उन्हें सुरक्षित रखना भी जरूरी था। उसी समय बीप 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 पूरे सिक्योरिटी सिस्टम में तेज अलार्म बज उठा। मैंने तुरंत अपना फोन मॉनिटर खोला। स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। बाहर मेरे अंडरग्राउंड शेल्टर के सामने विशालकाय रूप में चेन फैंग खड़ा था। उसके साथ लियू रुयान और कई बचे हुए सर्वाइवर्स भी थे। वे सभी मिलकर मेरे शेल्टर गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब शहर पूरी तरह मुटेटेड मॉन्स्टर्स के कब्जे में जा चुका था। साधारण इमारतें सुरक्षित नहीं रह गई थीं। और सबसे मजेदार बात, चेन फैंग के विशाल शरीर में अब एक्सट्रीम हंगर शुरू हो चुकी थी। उसका पेट इतनी जोर से जल रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वो मौके पर ही किसी गाय या बैल को कच्चा खा जाए। लेकिन चाहे उसने कितनी भी ताकत से अपनी मुट्ठियां उठाकर मेरे स्टील गेट पर हमला किया, मेरे एयर रेड शेल्टर की भारी रीइंफोर्स डिफेंस स्ट्रक्चर उसके हर वार को आसानी से झेल रही थी। चेन फैंग ने पूरी ताकत से मेरे शेल्टर गेट पर हमला किया, लेकिन उसका हर मुक्का बेकार साबित हुआ। राइनफोर्स्ड स्टील गेट इतना मजबूत था कि लगातार वार करते करते उसके हाथ और पैर तक सुन्न हो गए। वो गुस्से में जोर जोर से गालियां देने लगा। ये गेट आखिर बना किस चीज का है? लेकिन इससे पहले कि वो एक और हमला कर पाता, उसके शरीर की सारी जायंट एनर्जी खत्म हो गई। अगले ही पल उसका विशाल शरीर तेजी से सिकुड़कर फिर से सामान्य इंसान के आकार में आ गया। वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। अब उसे अपने पेट में ऐसी भयानक भूख महसूस हो रही थी जैसे अंदर सब कुछ जल रहा हो। उसने तुरंत अपना हाथ लियू रुयान की तरफ बढ़ाया। खाना, जल्दी खाना दो। लियू रुयान के चेहरे पर साफ झिझक दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ एक आखिरी ब्रेड बची थी। उसने मजबूरी में वो रोटी चेन फैंग को देते हुए कहा, भाई फैंग, यही हमारा लास्ट राशन है। लेकिन इस समय चेन फैंग को किसी की बात सुनने की फुर्सत नहीं थी। उसने पूरी रोटी एक ही बार में मुंह में ठूंस ली। उसने उसे ठीक से चबाया तक नहीं, सीधे निगल गया। लेकिन
इतनी सी ब्रेड उसकी दानव जैसी भूख के सामने कुछ भी नहीं थी। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। उसने सिर पीछे उठाकर जोर से दहाड़ मारी। मुझे और खाना चाहिए। उसकी नजर धीरे धीरे पीछे खड़े बचे हुए सर्वाइवर्स पर गई। उनमें एक दुबला पतला आदमी अपने हाथों में बचा हुआ थोड़ा सा खाना कसकर पकड़े हुए था। वो डरते हुए बोला, ये मेरा आखिरी खाना है, इसे मत छीनो। तुमने कहा था कि तुम हमारी रक्षा करोगे, अब तुम्हें हमारी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। लेकिन भूख इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेती है। चेन फैंग अब पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने बिना कुछ सोचे उस आदमी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। हालांकि उसका जायंट फॉर्म खत्म हो चुका था, लेकिन उसके शरीर में बची हुई जायंट स्ट्रेंथ अभी भी एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा थी। वो दुबला आदमी हवा में उछलकर लगभग 5 मीटर दूर जा गिरा। सीमेंट की जमीन तक टूट गई। बाकी बचे हुए लोग ये देखकर कांप उठे। किसी ने भी अपना खाना बचाने की हिम्मत नहीं की। एक एक करके सभी लोग अपना बचा हुआ फूड चेन फैंग के सामने रखने लगे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने विरोध किया तो उनका भी वही हाल होगा। ऊपर अपने लिविंग कैबिन में बैठा मैं ये सब अपने फोन सर्वेलेंस से देख रहा था। मेरे चेहरे पे अपने आप मुस्कान आ गई। बस इतनी सी भूख में टूट गए, अभी तो असली नरक शुरू भी नहीं हुआ है। मैं जानता था आने वाले दिनों में जायंट एबिलिटी उसके लिए किसी ब्लेसिंग नहीं बल्कि सबसे बड़ा कर्स बनने वाली थी। तभी मेरी एंट क्वीन ने विशेष अल्ट्रासोनिक सिग्नल के जरिए मुझसे पूछा, मास्टर, क्या हम बाहर मौजूद इन इंसानों को खत्म कर दें? मैंने बाहर नजर डाली। बारिश के बाद मेरी पूरी एंट आर्मी भी विकसित हो चुकी थी। साधारण चींटियों का आकार अब लगभग 5 सेंटीमीटर हो चुका था और सबसे शक्तिशाली सोल्जर एंट्स तो एक छोटे बाड़े जितनी ऊंचाई तक पहुंच गई थी, जो पहले उनके बीच सबसे बड़े योद्धा थे। अब 3 साल के बच्चे जितने बड़े दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, अब हर चींटी अपने वजन से 1000 टाइम्स भारी चीज भी आसानी से उठा सकती थी। फिर भी मेरे एंट किंग ऑरा के सामने वे सभी पूरी तरह झुक जाती थीं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, उन्हें अभी मत मारो। कुत्तों को एक दूसरे को काटते देखना ज्यादा मजेदार होगा। वैसे भी दुनिया की पूरी पावर ग्रिड पहले ही नष्ट हो चुकी थी। अब मेरे पास जल्दी करने की कोई वजह नहीं थी। उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजी, डिंग! एंटमैन एबिलिटी हैज इवॉल्व्ड। मैं अब एक प्राइमरी एंटमैन बन चुका था। अब मैं अपने शरीर के वजन से 1000 टाइम्स भारी चीज उठा सकता था। मेरी सारी बेसिक स्टैट्स लगातार बढ़ रही थीं। अंत किंग ऑरा पूरी तरह जाग चुकी थी। हीलिंग एबिलिटी भी पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। मेरी मेंटल कंडीशन हमेशा 100% बनी रहती थी। और सबसे बड़ी बात, एंटमैन एबिलिटी की वजह से मेरी स्टैमिना लगभग कभी खत्म नहीं होती थी। अगर थोड़ी बहुत एनर्जी खर्च भी हो जाती तो सिर्फ एक कुकी खाने से मेरा पूरा शरीर फिर से फुल पावर पे लौट आता। यही इस एबिलिटी की सबसे बड़ी खासियत थी। मैंने अपना फोन बंद कर दिया। अब चेन फैंग और उन लोगों को देखने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरे और लियू शियाओयुन के ब्रेकफास्ट का समय हो चुका था। बाहर की बेवकूफ़ी देखकर अपना मूड खराब करने से अच्छा था कि मैं आराम से खाना खाऊं। बाहर से लगातार अलग अलग आवाज़ें आती रहीं। कभी मुटेटेड बीस्ट की डरावनी दहाड़, कभी इंसानों की चीखें और कभी मेरे बॉम्ब शेल्टर गेट पर लगातार पड़ते हमलों की आवाज़। लेकिन चाहे वे जितनी भी कोशिश कर लें, मेरे हाई डिफेंस शेल्टर का दरवाज़ा तोड़ना उनके बस की बात नहीं थी। दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने फिर से अपना फ़ोन मॉनिटर चालू किया। अब बाहर का नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। पूरा शहर मौत और तबाही में बदल गया था। चेन फैंग, जो सुबह तक खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा था, अब ज़मीन पर थका हुआ पड़ा था। पूरी सुबह उसने मेरे शेल्टर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। बीच बीच में उसे लगातार मुटेटेड मॉन्स्टर्स से भी लड़ना पड़ा। अब उसके शरीर की सारी एनर्जी रिजर्व्स खत्म हो चुकी थी। लेकिन सबसे भयानक बात, उसकी भूख अब सुबह से भी दोगुनी हो चुकी थी। यही जायंट एबिलिटी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। हर बार एनर्जी खर्च होने के बाद उसे पहले से डबल फूड चाहिए होता था। अगर खाना नहीं मिलता तो उसे अंतहीन भूख और दर्द सहना पड़ता। मैंने स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। कुछ ही दूरी पर लाल आंखों वाले 1 दर्जन से भी ज्यादा मुटेटेड गोल्डन रिट्रीवर्स और मुटेटेड हस्कीज धीरे धीरे चेन फैंग और बाकी सर्वाइवर्स को चारों तरफ से घेरते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। मैंने देखा कि लाल आंखों वाले मुटेटेड डॉग्स धीरे धीरे बचे हुए सर्वाइवर्स को चारों तरफ से घेर रहे थे। इस समय चेन फैंग चाहे कितना भी हीरो बनने का सपना देखता हो, लेकिन उसके शरीर में अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी। भूख और थकान ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। यहाँ तक कि एक पल के लिए उसकी नजर अपने ही साथ आए इंसानों पर टिक गई। स्पष्ट था, अगर भूख और बढ़ी तो वो अपनी एनर्जी पूरी करने के लिए इंसानों तक को नहीं छोड़ेगा। मैंने ये सब अपने मॉनिटर पर देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब मेरे बाहर जाने का समय आ गया है। मैंने तुरंत विशेष प्रोटेक्टिव सूट पहन लिया, जो खास मटेरियल से बना था, और अंडरग्राउंड शेल्टर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। लेकिन एक बात साफ थी, मैं किसी को बचाने नहीं जा रहा था।
मेरा असली टारगेट था, ये घायल और थके हुए मुटेटेड बीस्ट्स। पिछले कई घंटों की लड़ाई में चेन फैंग पहले ही इन्हें काफी कमजोर कर चुका था। मेरे लिए इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता था। बाहर निकलने से पहले मैंने लियू शियाओयुन की तरफ देखा। याद रखना, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, तुम इसी लिविंग कैबिन में रहना। अगर कोई खतरा लगे तो तुरंत दरवाजे के पास वाला लाल इमरजेंसी बटन दबा देना। लियू शियाओयुन ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। भाई किंचे, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका इंतजार करूंगी। हालांकि वो देख नहीं सकती थी, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत और भरोसा किसी भी रोशनी से ज्यादा चमक रहा था। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्का सा खांसकर जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगा। मन ही मन मैंने एक और प्रॉमिस किया, मैं जल्द से जल्द पर्याप्त एनर्जी कोर्स इकट्ठे करूंगा और तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस लेकर आऊंगा। तुम जैसी दयालु लड़की इस अंधेरे की हकदार नहीं हो। उधर बाहर हालात और भी खराब हो चुके थे। बचे हुए सर्वाइवर्स जान बचाने के लिए हर दिशा में भाग रहे थे, लेकिन चेन फैंग ने खुद उनका रास्ता रोक लिया। वो चाहता था कि पहले वे लोग मरें और उसे भागने का मौका मिल जाए। इसी बीच एक म्यूटेटेड डॉग अचानक एक भागते हुए इंसान की तरफ झपटा। मजबूरी में चेन फैंग को उससे भिड़ना पड़ा। हालांकि वो पूरी तरह थक चुका था, फिर भी जायंट एबिलिटी की बची हुई ताकत से उसने कुछ ही सेकंड में 5-6 मुटेटेड डॉग्स को मार गिराया। लेकिन उसकी एनर्जी अब पूरी तरह खत्म होने वाली थी। जैसे ही एक और मुटेटेड बीस्ट उसकी तरफ झपटा, उसका जायंट फॉर्म टूट गया। वो वापस अपने सामान्य इंसानी शरीर में लौट आया। ये देखकर बाकी सर्वाइवर्स के चेहरों पर राहत आ गई। एक आदमी चिल्लाया, अच्छा हुआ, इस निर्दयी इंसान का यही हाल होना चाहिए था। लेकिन इस समय चेन फैंग के पास किसी की बात सुनने की ताकत भी नहीं थी। अब उसके सामने एक विशाल मुटेटेड डॉग खड़ा था। वो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अगले ही पल उसे जिंदा निगल जाएगा। चेन फैंग के हाथ पैर डर से कांपने लगे। और सबसे मजेदार बात, जो लियू रुयान अभी तक उसके पीछे पीछे घूम रही थी, वो जाने कब का किसी कोने में छिप चुकी थी। मैं दूर खड़ा ये सब देख रहा था। चेन फैंग के चेहरे पर पहली बार असली फियर दिखाई दे रहा था। मैं हल्का सा हंसा। इतनी जल्दी मर जाओगे? नहीं, इतनी आसानी से नहीं। मैंने तुरंत एंटमैन एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। कुछ ही सेकंड में मेरा शरीर फिर से चींटी जितना छोटा हो गया। जब विशाल मुटेटेड डॉग का पूरा ध्यान चेन फैंग पर था, मैं लगातार कई छलांगे लगाकर उसके सिर तक पहुंच गया। मेरे इतने छोटे आकार को वो बिल्कुल महसूस नहीं कर सकता था। उसे बस हल्की सी खुजली जैसी लग रही थी। मैंने अपनी जेब से पहले से तैयार की हुई विशाल स्टील नीडल निकाली। बाएं हाथ से उसके खुरदरे बालों को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से स्टील की सुई उसकी आंख में घोंप दी। पूरी सड़क उसकी दर्दनाक दहाड़ से कांप उठी। अब उसे एहसास हो चुका था कि उसके शरीर पर कोई हमला कर रहा है। वो पागलों की तरह सिर झटकने लगा, लेकिन उसे मैं कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने तुरंत सुई वापस निकाली और इस बार उसके माथे के बीच वाले हिस्से पर हमला किया। लेकिन मेरा असली टारगेट उसे घायल करना नहीं था। मुझे पता था, हर मुटेटेड बीस्ट के माथे के बीच में एक गोल्डन एनर्जी कोर बन चुका है। यही उसकी पूरी ताकत का स्रोत था। अगर वो एनर्जी कोर निकाल लिया जाए तो वो उसी पल मर जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मशीन से उसकी बैटरी निकाल दी जाए। क्योंकि मैं उसके घने बालों के बीच पूरी तरह छिपा हुआ था, वो मुझे ढूंढ ही नहीं पा रहा था। दर्द और गुस्से में वो पूरी तरह पागल हो गया। उसने सामने खड़े बड़े बड़े ट्रक्स हवा में उछाल दिए। उनमें से एक भारी ट्रक सीधे चेन फैंग के ऊपर आ गिरा। चेन फैंग ट्रक के नीचे बुरी तरह दब गया। उसके मुंह से तुरंत खून निकल आया। मैंने एक पल आसमान की तरफ देखा। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। अगर मैं और देर करता तो लियू शियाओयुन जरूर परेशान हो जाती। अब समय बर्बाद करने का सवाल ही नहीं था। मैंने तुरंत अपनी स्टील नीडल दोबारा घुसाई और उस मुटेटेड डॉग के माथे से चमकता हुआ गोल्डन एनर्जी कोर निकाल लिया। मैंने उसे सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। अगले ही पल वो विशाल मुटेटेड डॉग अचानक बिल्कुल स्थिर हो गया। उसकी आंखों की लाल चमक गायब हो गई। कुछ सेकंड बाद उसका भारी शरीर जमीन पर जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ा। चारों तरफ धूल का विशाल बादल फैल गया। मैं फुर्ती से पीछे हट गया ताकि उसके शरीर के नीचे दबने से बच सकूं। फिर बिना किसी की नजर में आए मैं तेजी से खुले रास्ते की तरफ बढ़ गया ताकि गोल्डन एनर्जी कोर को सुरक्षित लेकर वापस अंडरग्राउंड शेल्टर पहुंच सकूं। मैंने बाकी सभी मुटेटेड डॉग्स से निपटने के लिए भी वही स्ट्रैटेजी अपनाई। कुछ ही पलों में जिन मुटंत बीस्ट्स के गोल्डन एनर्जी कोर्स में निकाल चुका था, वे एक एक करके जमीन पर गिर गए। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही बाकी 5-6 मुटेटेड डॉग्स भी पूरी तरह खत्म हो गए। दूसरी तरफ लियू रुयान एक कोने में छिपी हुई थी। वो पूरी तरह हैरान रह गई। उसे मेरी मौजूदगी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी नज़र में तो बस इतना हुआ था कि सारे मुटेटेड डॉग्स अचानक पागल हो गए और फिर बिना किसी वजह के मरने लगे। जो सर्वाइवर्स कुछ देर पहले तक चेन फैंग के पीछे घूम रहे थे, वे कब के वहां से भाग चुके थे। जब लियू रुयान ने देखा कि उसके आसपास का डेंजर खत्म हो गया है, तो वो तुरंत चेन फैंग के पास भागी, जो अभी भी भारी ट्रक के नीचे दबा हुआ था। वो रोने जैसी आवाज में बोली, भाई फैंग, आप ठीक तो हैं?
आपको पता भी है मैं आपके लिए कितनी वरीड थी। उसने फिर से मासूम और बेचारी लड़की वाली एक्टिंग शुरू कर दी। आखिर अब दुनिया का अंत आ चुका था। एक अकेली और कमजोर लड़की बिना किसी ताकतवर प्रोटेक्टर के ज्यादा दिन नहीं जी सकती थी। चेन फैंग ही उसकी आखिरी लाइफलाइन था। लेकिन इस बार चेन फैंग उसके झूठे प्यार में नहीं फांसा। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, यह पाखंडी ड्रामा बंद करो। जब मैं मर रहा था तब तुम कहाँ छिपी हुई थी? अब प्यार दिखाने आ गई हो? दोनों वहीं एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। मैं भी अपने सामान्य इंसानी रूप में वापस आ गया और उनके सामने पहुंचकर ताली बजाने लगा। वाह, कमाल का परफॉर्मेंस था। सच में अफसोस है कि तुम दोनों एक्टर्स नहीं बने। मेरी आवाज सुनते ही लियू रुयान की आंखें चमक उठीं। वो तुरंत मेरी तरफ भागी। किंचे, मुझे पता था तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आई, उसके शरीर से इतनी भयानक बदबू आई कि मैंने तुरंत अपनी नाक बंद कर ली और एक तरफ हट गया। उफ, यह कैसी बदबू है। मेरी बात सुनकर लियू रुयान वहीं जम गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे ऐसे घिन खाऊंगा। अगले ही पल उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। उसकी आंखों में नकली आंसू भर आए। किंचे, मैंने पूरे एक दिन से कुछ नहीं खाया। क्या तुम्हारे पास थोड़ा फूड है? मैं भूख से मर रही हूँ। मैंने उसकी पूरी एक्टिंग शांत चेहरे से देखी, फिर धीरे से अपनी जेब से एक ब्रेड का पैकेट निकाला। रोटी देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। मैं मुस्कुराया। ये रोटी तुम्हारी हो सकती है, लेकिन पहले चेन फैंग को 2 जोरदार थप्पड़ मारो, फिर ये ब्रेड तुम्हें मिल जाएगी। लियू रुयान ने बिना सोचे तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है, मैं सब करूंगी। मुझे पता है तुम अभी भी उससे जेलस हो। अब से मेरे दिल में सिर्फ तुम ही रहोगे। उसे पूरा भरोसा था कि आखिर में मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मैं सिर्फ उसका तमाशा देख रहा था। वो धीरे धीरे चेन फैंग के पास पहुंची। चेन फैंग का चेहरा गुस्से से भर गया। वो चिल्लाया, पास मत आना। अगर मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही स्लैप लगातार 2 जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़े, इतनी जोर से कि उसके 2 दांत बाहर गिर गए। लियू रुयान गुस्से से बोली, चुप रहो। मैं तुम्हें बहुत पहले से बर्दाश्त कर रही थी। अगर तुम्हारे पास जायंट एबिलिटी नहीं होती तो मैं किंचे को छोड़कर तुम्हें कभी नहीं चुनती। मैं सामने खड़ा ये पूरा ड्रामा देखकर मुस्कुरा रहा था। सच में कुत्ते का कुत्ते को काटना देखने का मजा ही अलग होता है। 2 थप्पड़ मारने के बाद लियू रुयान फिर से मेरे पास आई। उसने प्यार भरी नजरों से मुझे देखा। किंचे, मैंने आपकी हर बात मान ली। अब क्या ये ब्रेड मुझे मिल सकती है? मानना पड़ेगा, उसकी एक्टिंग स्किल्स सच में कमाल की थी। अगर मुझे उसका असली चेहरा पता न होता तो शायद मैं भी उसकी बातों में आ जाता। मैं हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा कि अब रोटी मिलने वाली है। उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैंने उसे बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखा और कहा, रोटी इंसानों के खाने के लिए होती है, कुतिया इसके लायक नहीं होती। इतना कहकर मैंने ब्रेड वापस अपनी जेब में रख ली। लियू रुयान का चेहरा एक पल में गुस्से से लाल हो गया। उसे समझ आ गया कि मैं शुरू से सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहा था। वो चीखते हुए मेरी तरफ झपटी। उसी समय उसे चकमा देते हुए मेरी जेब से एक चमकता हुआ गोल्डन एनर्जी कोर नीचे गिर गया। सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। सभी की नजर उसी पर टिक गई। लियू रुयान को अभी उसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन चेन फैंग, जिसे अपने पिछले जन्म की सारी यादें थीं, उसने एक नज़र में उसे पहचान लिया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। वो कांपती आवाज में बोला, किंचे, क्या उन सभी म्यूटेटेड डॉग्स को तुमने अकेले मार डाला? हाउ तुम सबसे बेकार एंटमैन एबिलिटी कैसे चुन सकते थे और फिर भी इतने स्ट्रांग कैसे हो सकते हो? इस लाइफ में तो हर किसी की प्रेज मुझे ही मिलनी चाहिए थी। ये सुनते ही लियू रुयान का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। अब उसमें मुझे दोबारा प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं बची थी। उसे डर था कि कहीं उसका फेट भी उन मुटंत डॉग्स जैसा न हो जाए जो अभी अभी दर्दनाक तरीके से मारे गए थे। मैं धीरे धीरे नीचे झुका, जमीन से चमकता हुआ एनर्जी गोल्ड बॉक्स उठाया और चेन फैंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने उसकी तरफ तिरस्कार भरी स्माइल के साथ देखा और कहा, चेन फैंग, क्या तुम नहीं जानते कि सबसे छोटी एंट भी एक हाथी को पूरी तरह हरा सकती है? इतना कहकर मैंने आराम से अपना हाथ उठाया और पास खड़ा भारी ट्रक सीधे उसके ऊपर गिरा दिया। जाने से पहले मैंने उन दोनों की तरफ रोटी का सिर्फ एक टुकड़ा फेंक दिया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि चेन फैंग अपनी संकीर्ण सोच और जेलस नेचर की वजह से कभी भी लियू रुयान को माफ नहीं करेगा, जिसने उसे धोखा दिया था। ये रोटी सिर्फ एक बैट थी, जैसा मैंने सोचा था। अगले ही पल मेरे पीछे से लियू रुयान की तेज चीख सुनाई दी। मेरे होठों पर हल्की स्मर्क आ गई। चेन फैंग, लियू रुयान, इस लाइफ में अच्छी तरह जीना। हमारे बीच का पूरा अकाउंट अभी बाकी है। हम इसे धीरे धीरे बराबर करेंगे। मैं वापस लिविंग कैबिन में लौट आया और तुरंत अपने कपड़े बदल लिए, क्योंकि उनमें मुटंत बीस्ट्स और कुत्तों की बदबू पूरी तरह बस चुकी थी। फिर मैंने अभी अभी मिले कीमती एनर्जी गोल्ड बॉक्सेस को उठाया और किसी खजाने की तरह लियू शियाओयुन के हाथों में रख दिया। उसने हल्के से उस गोल्ड बॉक्स को छुआ और हैरानी से पूछा, भाई किंचे, ये क्या है? इसे छूने पर इतना ठंडा क्यों लग रहा है?
मैं अपनी एक्साइटमेंट छिपा नहीं पाया। ये वही चीज है जो तुम्हारी आंखों को ठीक कर सकती है। इसमें मौजूद एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करो, अपने पूरे दिल से इसे एब्जॉर्ब करो। बहुत जल्द तुम फिर से इस दुनिया को अपनी आंखों से देख पाओगे। ये सुनते ही लियू शियाओयुन का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एनर्जी गोल्ड बॉक्स को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। कांपती आवाज में उसने पूछा, भाई किंचे, क्या मैं सच में फिर से देख पाऊंगी? मैंने बिना देर किए उसे अपने गले से लगा लिया। बिल्कुल, तुम मुझ पर भरोसा करो। क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? मैंने उसे बैठाया और एनर्जी गोल्ड बॉक्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए कहा। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर के चारों ओर हल्की हरी लाइट घूमने लगी। उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगी। ये एनर्जी उसके शरीर के अंदर मौजूद नुकसान को ठीक कर रही थी। जब तक वह एनर्जी गोल्ड बॉक्स को एब्जॉर्ब कर रही थी, मैं भी खाली नहीं बैठा। मैंने बचे हुए सभी गोल्ड बॉक्सेस अपने सामने रख दिए और उनकी सारी एनर्जी अपने शरीर में समाहित करनी शुरू कर दी। मेरी एबिलिटी पहले से ही जाग चुकी थी, इसलिए इन गोल्ड बॉक्सेस की पूरी शक्ति मेरे शरीर में बहुत आसानी से समाने लगी। कुछ ही पलों में मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरे शरीर के अंदर पहले से कहीं ज्यादा पावर भर चुकी है। अब चाहे मेरे सामने कितने भी नए म्यूटेंट्स आ जाएं, उन्हें हराना मेरे लिए किसी छोटे मॉन्स्टर को कुचलने जैसा आसान था। लेकिन मैं जानता था ये अभी भी काफी नहीं है, क्योंकि अगला ब्लड मून आने वाला था। उसके साथ पूरी दुनिया भयानक ड्रॉट और जमा देने वाली कोल्ड का सामना करेगी। ये प्राकृतिक डिजास्टर करोड़ों लोगों की जान लेने वाला था, इसलिए उससे पहले मुझे हर हाल में पर्याप्त वाटर और कोल इकट्ठा करना होगा। मुझे अपने पिछले लाइफ की याद थी। शहर के दक्षिणी इलाके में एक बड़ा वाटर प्लांट और कोल माइन मौजूद थी, लेकिन उन दोनों पर दुष्ट नेता स्कार ब्रदर ने कब्जा कर लिया था। उसने सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए अनगिनत लोगों को मार डाला था, जिससे इंसानों की बची हुई पॉपुलेशन भी तेजी से कम हो गई थी। लेकिन इस बार सब कुछ अलग होने वाला था। मैंने पहले ही प्लान बना लिया था। ब्लड मून आने से पहले मैं वहां मौजूद सारी सप्लाईज अपने कब्जे में ले लूंगा। इन्हीं थॉट्स में खोया हुआ था कि अचानक मैंने देखा लियू शियाओयुन के मुंह से खून निकल आया। मैं घबरा गया। शियाओयुन, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जो दुनिया अब तक उसके लिए पूरी तरह अंधेरी थी, उसमें पहली बार रंग लौटने लगे। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे को छुआ और मासूम मुस्कान के साथ बोली, भाई किंचे, मैं सच में देख सकती हूँ। तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम आज भी उतने ही अच्छे लगते हो जितने मुझे याद थे। उसकी निगाहें लगातार मेरे चेहरे पर टिकी रहीं। मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया और नजरें चुराते हुए बोला, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। लेकिन वो हंसते हुए बोली, नहीं, आज मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूंगी। ये कहकर वो जल्दी से किचन की तरफ भाग गई। उसकी खुश मुस्कान देखकर मेरे चेहरे पर भी अनजाने में मुस्कान आ गई। लेकिन हमें यह बिल्कुल पता नहीं था कि दूसरी तरफ चेन फैंग, जो मुश्किल से जिंदा बचा था, आखिरकार स्कार ब्रदर के कैंप में शामिल हो चुका था। कुछ दिन बीत गए। लियू शियाओयुन की आंखें पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। मैंने तुरंत अपनी एंट आर्मी को तैयार करना शुरू कर दिया। उसी समय चेन फैंग भी शहर के दक्षिणी इलाके की तरफ सप्लाईज इकट्ठा करने निकल पड़ा। अपनी भयानक हंगर को शांत करने के लिए उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी इंसानियत पूरी तरह खत्म कर दी। उसने लियू रुयान को स्कार ब्रदर के हवाले कर दिया। हालांकि इससे उसकी अंतहीन हंगर पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन उसके पास अब यही आखिरी बार्गेनिंग चिप बची थी। उसकी जायंट एबिलिटी इतनी ज्यादा एनर्जी खा रही थी कि वो हर दिन और भी ज्यादा भूखा होता जा रहा था। फैंग के पास अपनी सुपर पावर इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 3 मिनट का टाइम बचता था। बाकी समय उसे मजबूरी में सबको प्लीज करना पड़ता था। चेन फैंग की मदद से चेहरे पर बड़े स्कार वाला वो आदमी सफलतापूर्वक वाटर प्लांट और कोल प्लांट दोनों पर कब्जा कर चुका था। बाहर एक विशाल पॉइजन स्पाइडर भी पहरा दे रही थी। उसकी मौजूदगी में कोई भी अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जब मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक विशाल मकड़ी अपने बड़े वेब पर आराम से सो रही थी। जैसे ही उसे किसी स्ट्रेंजर की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो तुरंत अपने लोचदार वेब से छलांग लगाकर 3 मीटर से भी ज्यादा दूर आ गिरी। म्यूटेशन के बाद उसका शरीर एक बड़े जायंट पांडा जितना विशाल हो चुका था, लेकिन मैं उसके सामने बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मैंने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया। अगले ही पल चारों तरफ से अनगिनत एंट्स मेरी ओर दौड़ पड़ी। काली लहर की तरह पूरा इलाका भर गया। यह सीन किसी फिल्म से कम नहीं था। कुछ ही सेकंड में 10 मीटर से भी ऊंचा एक विशाल एंट मॉन्स्टर मेरे सामने खड़ा था। मैं उसके कंधे पर चढ़ गया और पूरी एंट आर्मी को अटैक करने का आदेश दे दिया। विशाल मकड़ी ने सबसे पहले हमला किया। उसके मुंह से काले बैंगनी रंग का जहरीला पॉइजन निकला। जहां भी वो गिरता, जमीन तुरंत गलने लगती। लेकिन चींटियों को मौत से डर नहीं लगता। एक चींटी मरती तो उसकी जगह दूसरी तुरंत बैटल में उतर जाती। मैंने अपनी सारी एबिलिटीज चींटी सेना के साथ शेयर कर दी और अपने खास कम्युनिकेशन स्किल से उन्हें लगातार कमांड देता रहा। अचानक विशाल एंट मॉन्स्टर ने पास पड़ी गिरी हुई ऊंची बिल्डिंग को दोनों हाथों से उठाया और पूरी ताकत से विशाल मकड़ी के ऊपर दे मारा। जोरदार धमाके के साथ जमीन में एक बड़ा क्रेटर बन गया। विशाल मकड़ी वहीं गिर गई। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और उसका शरीर गड्ढे में धंस गया। चींटी सेना आगे बढ़कर उसे खत्म करने वाली थी, लेकिन मैंने तुरंत हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया।
अगर लड़ाई के दौरान मेरा कीमती क्रिस्टल बॉक्स टूट जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। अगले ही पल विशाल एंट मॉन्स्टर टूटकर फिर हजारों साधारण चींटियों में बदल गया, मानो अभी जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक इल्यूजन हो। मैं सीधे गड्ढे में कूद गया और विशाल मकड़ी के शरीर पर जा खड़ा हुआ। हैरानी की बात थी कि वो अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। उसने अपनी नुकीली टांग उठाकर मुझ पर हमला करना चाहा। मैंने फुर्ती से डॉज किया, फिर जेब से अपनी स्टील की नीडल निकाली और उसकी भौं के बीचों बीच घुसा दी। बहुत सावधानी से मैंने उसके शरीर के अंदर छिपा हुआ लेवल 2 क्रिस्टल बॉक्स बाहर निकाल लिया। मैंने उसे हाथ में घुमाकर देखा और हल्की मुस्कान आई। परफेक्ट, बिल्कुल वही चीज जिसकी मुझे जरूरत थी। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठी। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने पहली बार लेवल 2 मुटेंट बीस्ट को मार दिया है। रिवॉर्ड सुपर स्ट्रॉन्ग स्पाइडर सिल्क। यह स्पाइडर सिल्क किसी भी साधारण जाले की स्टिकीनेस को हमेशा के लिए कई गुना बढ़ा सकता था। अब जो भी सामान्य मॉन्स्टर या बीस्ट इस जाल में फंसेगा उसके लिए बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होगा। मैं मन ही मन बेहद खुश हो गया। ये आने वाले समय में मेरी सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज बनने वाला था। उधर वाटर प्लांट में चेन फैंग चालाकी से पिछले जीवन के कुख्यात स्कार ब्रदर को भड़काने की कोशिश कर रहा था। बॉस, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां पहाड़ जितना फूड जमा है। अगर हम वहां कब्जा कर लें तो कई महीनों तक खाने की कोई कमी नहीं होगी। ये कहते समय उसकी आंखों में चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। पिछली बार मुझसे मिलने के बाद उसे शक हो गया था कि शायद मेरी तरह मैं भी रिबॉर्न होकर आया हूँ, लेकिन इस समय उसके पास इतना फूड नहीं था कि वो लंबे समय तक अपनी जायंट एबिलिटी इस्तेमाल कर सके। इसलिए उसने एक नई प्लान बनाई। वह स्कार ब्रदर की ताकत का इस्तेमाल करके मुझे मरवाना चाहता था, और जब सही मौका मिलेगा तो अपनी जायंट एबिलिटी से स्कार ब्रदर को भी खत्म करके सारी सप्लाईज खुद ले लेगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक धूर्त स्माइल आ गई। वो बोला, बॉस, मैंने पहले ही पता कर लिया है। वो आदमी कोई खास नहीं, सिर्फ एक बेकार इंसान है। उसके पास इतना फूड सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक मजबूत बॉम्ब शेल्टर में छिपा हुआ है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। आप एक ही अटैक में उसका काम तमाम कर देंगे। स्कार ब्रदर जोर से हंस पड़ा। उसके चेहरे का बड़ा स्कार और भी डरावना लगने लगा। उसने चेन फैंग के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए हो, लेकिन हाल ही में मैं थोड़ा थक गया हूँ। पहले थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी नजर कोने में कांप रही लियू रुयान पर डाली। उसकी मंशा बिना कुछ कहे ही साफ थी। चेन फैंग तुरंत सब समझ गया। वो बिना किसी झिझक के लियू रुयान के पास गया, उसका हाथ पकड़कर बेरहमी से घसीटता हुआ स्कार ब्रदर के सामने ले आया। स्कार ब्रदर के चेहरे पर गंदी स्माइल फैल गई। उसने संतुष्टि से चेन फैंग की तरफ देखा। तुम सच में बहुत समझदार आदमी हो। ये कहकर वो लियू रुयान को अपनी बाहों में खींचते हुए पीछे बने कोल फैक्ट्री की तरफ चल पड़ा। पीछे रह गई लियू रुयान बुरी तरह टूट चुकी थी। वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और पूरी ताकत से चेन फैंग पर चिल्लाई, चेन फैंग, तुम इंसान नहीं, एक जानवर हो।